नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश में भाजपा को 272 सीटों के पड़े लाले। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा, यह चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस प्रत्याशी की समर्थकों के साथ जारी बैठक में निर्वाचन अमले की खलल। होटल में ग्राहक हुए नाराज, देर रात बना रहा माहौल। देवेंद्र यादव के समर्थन में प्रदेश प्रभारी ने किया रोड शो, कहा भाजपा जनता को बना रही बेवकूफ। वाहनों के चुनावी अधिग्रहण से ट्रेनों में बढ़ी भीड़, फिर भी यात्रियों को नहीं मिल रही राहत। और सीपत के सेलर में वृद्ध की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा जरूर लगा रही है, मगर स्थिति ठीक उलट सन 2004 की बन रही है, यानी 272 का आंकड़ा भी इन्हें मुश्किल मिल रहा है। विपक्ष से ज्यादा अब जनता इस चुनाव को लड़ रही है। भारत जोड़ो अभियान छत्तीसगढ़ इकाई के बैनर तले शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में संविधान संवाद 1 के तहत मतदाता का राजनैतिक बोध, दायित्व और भूमिका विषय पर विचार प्रस्तुत किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव इसमें शामिल हुए। उन्होंने देश की हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, देश के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें यह भी सवाल नहीं है। क्या संविधान बचेगा, स्वधर्म बचेगा, इन विषयों पर मतदाता अपना निर्णय देने जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है, क्या बचेगा संविधान इस देश का, क्या बचेगा स्वधर्म इस देश का, ये सवाल है। दुर्भाग्यवश इस असाधारण चुनाव में इतनी असाधारण परिस्थिति है। मैच शुरू होने से पहले अंपायर बदल दिए गए हैं, सामने वाली टीम की रसद बंद कर दी गई है। श्री यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस चुनाव से पहले काफी कुछ बदला गया है। इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के कई बयान देश के लिए अच्छे नहीं रहे। यही कारण है कि अब विपक्ष से ज्यादा जनता चुनाव लड़ने सामने आ गई है। 10 साल के बाद भी इस देश में राज करने वाली पार्टी मुद्दों पे नहीं, मंदिर पे वोट मांगने की कोशिश करती है। इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे बयान देते हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की शोभा तो छोड़ दीजिए, किसी भी संवैधानिक दायरे में नहीं आते। लेकिन इस सब के बावजूद इस देश की जनता खड़ी हो रही है, चुनाव पलट रहे हैं, विपक्ष से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है। देश में 400 पार के नारे को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें 400 पार नहीं बल्कि 2004 की स्थिति नजर आ रही है। चुनाव पलट रहा है, भाजपा बौखलाई हुई है। और देश के बड़े राज्यों में, 5 बड़े राज्यों में आज ऐसी स्थिति है कि बीजेपी हर जगह 10-10, 15-15 सीटें लूज कर रही है। 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए, इस बार तो 2004 का नज़ारा मुझे दिख रहा है, यानी कि 272 सीट के लाले पड़ रहे हैं। चुनाव पलट रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है, और ऐसे में देश को चाहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ संविधान को बचाएं। चुनाव विश्लेषक श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा को जमकर नुकसान होने जा रहा है और इसी की बदौलत बीजेपी की हालत खराब हो रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट गुरुवार की शाम लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बिलासपुर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार में बैठी भाजपा भोले भाले मासूम जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। भाजपा जानबूझ के मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है, जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन खाद, बीज, तेल, नौजवान, रोजगार, बेरोजगारी, निवेश, सड़क सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा, हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ से लिखा है कि हम किसी को छीन लेंगे। हम चाहते हैं कि पैसा गरीब की जेब में जाए। चंद लोगों का जो कर्जा माफ़ हुआ है लाखों करोड़ का, बेहतर होता है वो पैसा गरीब की जेब में जाता। ये हमारा तर्क है। भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद और बेवजह के मुद्दों को उठाकर चर्चा को डाइवर्ट करना चाहती है। हम तो चाहते संवाद हो, विकास पे हो। जिले में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण का कार्य 6 मई को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से सुबह 7 बजे से किया जाएगा। सामग्री वितरण और वापसी के लिए बैरिकेडिंग सहित पूरी तैयारियां हो चुकी है। शुक्रवार को प्रार्थना सभा भवन में लगभग 300 कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण और सामग्री वापसी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा वार सामग्री वितरण और वापसी के लिए काउंटर बनाया गया है। इस प्रकार 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 76 काउंटर बनाए गए हैं। कोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 काउंटर, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 12, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 और मस्तूरी विधानसभा के लिए 17 काउंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अलग काउंटर संगवारी बूथ और दिव्यांग बूथ में काम करने वाले मतदान दलों के लिए बनाया गया है। मास्टर ट्रेनर एमटी आलम ने कहा कि मतदान दल के सदस्यों का ड्यूटी आदेश देखकर सत्यापन करके ही उन्हें मतदान सामग्री दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी से हर हाल में 2 मतपत्र लेखा प्राप्त किए जाए। एक मतपत्र लेखा ईवीएम के साथ में स्ट्रांग रूम में चला जाएगा और दूसरा मतपत्र जो है वो स्क्रूटनी के लिए अलग से रखा जाएगा। तो किसी भी हाल में मिनिमम 2 लेयर रख लिए जाए उसके मतपत्र लेखा, बाकी एक प्रतियां में बुला सकता है। न्यायधानी के एक होटल में गुरुवार की देर रात निर्वाचन ड्यूटी में लगे अमले ने छापामार कार्यवाही की। जिस वक्त यह कार्यवाही की गई उस समय होटल परिसर में लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही थी। इसके अलावा वहां मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम भी चल रहा था। कार्यवाही के दौरान होटल के मेन गेट को पुलिस कर्मियों द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके बाद मैरिज एनिवर्सरी कार्यक्रम में पहुंचे लोग उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी जमकर बहस हुई और आखिरकार लोगों ने पुलिस कर्मियों को वहां से हटाकर गेट खोल लिया। शहर के जगमल चौक स्थित होटल इंटरसिटी में गुरुवार की रात करीबन 12 बजे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठक ले रहे थे। वहीं होटल परिसर में ही मैरिज एनिवर्सरी का कार्यक्रम भी चल रहा था। इस दौरान एसपी के निर्देश पर अचानक निर्वाचन ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के द्वारा होटल में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस ने होटल के मेन गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों का बाहर से आना जाना बंद हो गया। कुछ देर में होटल आए लोग पुलिस कर्मियों पर आक्रोशित हो गए और उनके बीच बहस शुरू हो गई। राजनीति हो रही है और इस राजनीति में किसी परिवार को हम अलग नहीं कर सकते। जनता को मेरा आधा परिवार बाहर खड़ा है और आधा परिवार अंदर खड़ा है। तुम लोग यहाँ पे हमारा पार्टी चल रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे बोलो अपने ऑफिसर को। मेरा ऑफिसर इतने ज्ञान वाला होता तो ऐसा नहीं करता वो। करीब आधे घंटे तक चली बहस के बाद लोगों के सामने पुलिस कर्मियों को नतमस्तक होना पड़ा। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने पुलिस की इस कार्रवाई को दादागिरी बताते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा काफी डरी हुई है। इसी तरह होटल आए ग्राहकों ने भी यहां गुस्सा जाहिर किया। आप आम जनमानस को तकलीफ में पहुंचाओगे तो ऐसे ही डंडा मार के जनमानस आपको भगाएगा, जो आज हुआ। शर्म आनी चाहिए निर्वाचन के लोगों को। दुम दबाकर यहाँ से पुलिस के लोगों को भागना पड़ा क्योंकि जनता इतना आक्रोशित हो गई थी। आप बताइए, किसी होटल में शादी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं और इसके बाद आप गेट बंद कर देते हैं कि किसी को नहीं जाना है।
भाई ये क्या तानाशाही है? ये नहीं सहन करेगा बिलासपुर, ना ये नहीं सहन करेगी यहाँ की जनता। हमने ये होटल बुक किया उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। अब अचानक हम लोग गाना बजा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अचानक पता चला कि छापा पड़ गया। मेरा लड़का और मेरे परिवार के आधे लोग बाहर खड़े हैं, आधे लोग अंदर हैं। मेरे जो भतीजा है वो अपने ससुर को छोड़ने आया, वो भी बाहर है। मेरा जो भाई है उनका समधी, वो भी उनको टाटा नहीं कर पा रहा है। ये खड़े होकर दादागिरी करने लगे। मैं बोले ये कौन सा नियम कानून है भाई? हैं आप जिसको छापा मार रहे हो उसके बारे में करिए, जो भी करिए, पर गेट बंद करके दादागिरी, गन लेके खड़े हो गए। ये तो तानाशाही हो गई ना। प्रत्याशी के खिलाफ किसी सूचना के तहत कार्रवाई करने पहुंची पुलिस से न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि होटल में आए हुए ग्राहकों को भी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होना पड़ा, जिससे होटल उपभोक्ता काफी नाराज नजर आए। हालांकि निर्वाचन अमले को यहां से कुछ मिला नहीं, मगर यहां मौजूद लोगों के आक्रोश का उन्हें शिकार जरूर होना पड़ा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ प्रियांशु क्षत्री की रिपोर्ट। चकरभाटा क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित लगभग 50,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने घर में तोड़फोड़ भी की। बता दें कि चकरभाटा वार्ड क्रमांक 9 का रहने वाला शुभम ध्रुव दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गया हुआ था, तभी चोरी की घटना हो गई। प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। चकरभाटा पुलिस इस मामले में शिकायती आवेदन लेकर जांच की बात कही है। सरकंडा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की शुक्रवार सुबह फांसी पर लटकी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सरकंडा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मामला सरकंडा थाना के मोपका चौकी क्षेत्र का है। प्रधान आरक्षक लखन सिंह मेश्राम उम्र 52 वर्ष सरकंडा थाने में पदस्थ था, जो गुरुवार की रात ड्यूटी कर घर लौटा और परिवार वालों के साथ भोजन करने के बाद रात 11 बजे टहलने जाने की बात कहकर घर से निकला। देर रात तक घर नहीं आने पर परिवारजनों के द्वारा खोजबीन शुरू की गई। इस बीच घर के पीछे खेत में लखन फांसी के फंदे पर लटका मिला। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि लखन सिंह मेश्राम चुनाव के दौरान चल रहे ड्यूटी से परेशान था, जिस वजह से उसने यह कदम उठाया होगा। इस घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी सिद्धार्थ बघेल ने कहा कि घटना स्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आत्महत्या के कारणों का पता चल पाएगा। रात को 11 बजे अपने घर से निकले थे कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ऐसा बोल करके, और सुबह 4:30 बजे बॉडी को फांसी में लटका देखे हैं पेड़ में। उसमें तत्काल पंचनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके किया जा रहा है अभी, और तत्काल कार्रवाई की गई है। उनके पास से कोई सुसाइड नोट ऐसा अभी तो बरामद नहीं हुआ है। जो उनके कपड़े थे उनको भी चेक कराया गया है, तो उसमें कोई सुसाइड नोट अभी हमको नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बिलासपुर शहर में गुरुवार को रोड शो हुआ। इससे पहले सचिन पायलट और लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जीप में सचिन पायलट, बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, सुबोध हरिद्वाल, विजय पांडे, विजय केशरवानी सवार थे। जोश, उत्साह और उमंग के साथ पंथी नृत्य, रावत बाजा और डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं की उत्साह की बानगी देखते ही बढ़ रही थी। रोड शो में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, सेवा दल सहित कांग्रेस के सभी अनुषंगिक संगठन, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। आज भाजपा और प्रधानमंत्री संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। संविधान है तो लोकतंत्र है, संविधान है तो गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं का अधिकार संरक्षित और सुरक्षित है। संविधान खत्म हो जाएगा तो देश राजतंत्र और तानाशाह के हाथों में चला जाएगा और देश में जनता मध्ययुगीय व्यवस्था में जीने को मजबूर होगा।
करबला स्थित भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा और यादव समाज के प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ यादव, पार्षद विष्णु यादव, पूर्व पार्षद शैलेंद्र यादव समेत समाज के अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा यादव समाज के लोगों का मजाक उड़ाती रही है। यादव समाज के लोगों को ये आपस में लड़ाने का काम करती है। समाज के लोगों का अपमान कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, सट्टेबाजी का गंभीर आरोप है। हमारी संस्कृति कहाँ से ला रहे हैं और हमको यहाँ पर बदनाम करने के लिए एक समाज के व्यक्ति को भेज दिया गया है और उसकी वजह हो रहा है कि पूरे गाँव में जो गाँव में हमारे यादव समाज और अन्य समाज के लोग रहते हैं वहाँ वैमनस्यता बढ़ रही है। वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है आज भिलाई से आया वापस चले जाएगा, लेकिन हमारे जो यादव समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, गाय चराते हैं, कोई किसानी कर रहे हैं, उनको तो सब गाँव में रहना है। आज ऐसे वैमनस्यता पैदा कर दिया है कि गाँव में यादव समाज सिर्फ अकेला हो गए। जो लोग भी आज काम कर रहे हैं वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करते आए हैं। अगर कोई पूर्वी समाज का लड़ता है तो भी वो लोग काम करते हैं, अगर कोई साहू समाज का काम करता है तब भी वो लोग काम करते हैं। तो उसमें जो है जितने लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आज कांग्रेस के लोग ही वही लोग काम कर रहे हैं। वो लोग यादव समाज का काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। रेलवे पार्किंग में संदिग्ध खड़ी 154 दो पहिया वाहन के मालिकों का पता लगाने आरपीएफ और तोरवा पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि स्टैंड संचालन का कहना है कि उन्होंने संदिग्ध खड़ी गाड़ियों की सूची आरपीएफ और तोरवा पुलिस को दे दी है। दरअसल चोरों ने रेलवे पार्किंग को चोरी की बाइक खड़ा करने का एक सुरक्षित स्थान बना लिया है। पुलिस ने कई बार रेलवे पार्किंग से चोरी की बाइक भी बरामद की है। यहाँ स्टैंड में बाइक पार्किंग करने वाले चालकों का नाम रिकॉर्ड दर्ज नहीं करने के कारण कई अपराधी स्टैंड का उपयोग चोरी की बाइक खड़ी करने के लिए भी करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने वाहनों की जानकारी जुटाने अपने मातहतों को निर्देश भी दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध वाहन के स्टैंड में खड़े होने से आरपीएफ और तोरवा पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। ये ऐसे वाहन हैं जिसमें आधे से ज्यादा नंबर प्लेट नहीं है। वहीं पूर्व में कई चोरी की वाहन रेलवे पार्किंग से पुलिस ने जब्त भी की है। यहाँ संचालक को सिर्फ पार्किंग शुल्क से मतलब है। यही वजह है कि बिना नंबर की संदिग्ध वाहन भी स्टैंड में पार्किंग हो रही है, जो चिंता का विषय है। हमने उसका रिकॉर्ड कीपिंग किया हुआ है। रिकॉर्ड कीपिंग के बाद हमने स्टेट आरटीओ से उसको शेयर किया हुआ है। पहले तो हम उसे मैचिंग डिलीवरी करके हम जानना चाह रहे थे कि क्या इसमें कुछ गुमशुदगी और चोरी वाले केस हैं क्या, तो वैसा कोई मामला ट्रेस नहीं हुआ। तो हम उसको सेल करने का भी हमने प्रपोजल दिया हुआ था स्टेट आरटीओ को, वो एनओसी नहीं दिए वो, और वो बीच बीच में एक्सरसाइज होते रहता है। और कभी कुछ लोग देर सवेर पर्ची लेके आते हैं या बिना पर्ची के आते हैं तो एफिडेविट की बेस पर उनको गाड़ी वापस भी करते हैं। तो वो चूँकि रेलवे स्टेशन सालों से चली जा रही है तो वो एक समस्या था कि लोग गाड़ी अपनी छोड़ के चले जाते हैं। रेलवे पार्किंग स्टैंड में नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टेंडर के नॉर्म्स के मुताबिक स्टैंड में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन ठेका कंपनी ख्वाजा गरीब नवाज द्वारा अपनी मनमानी चलाई जा रही है। सूर्य का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगर इस दौरान पार्किंग में आगजनी की घटना हो जाए तो लगभग 700 से अधिक वाहन पलक झपकते खाक हो जाएंगे। स्टैंड के मैनेजर ने भी अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने की बात हमारे कैमरे के सामने कही। लोकसभा टीवी न्यूज चैनल ने मामला रेलवे के संज्ञान में लाने के बाद अधिकारियों ने ठेका कंपनी को नोटिस देने की बात कही है। रेलवे प्रशासन ने जनवरी 2024 को गरीब नवाज जो कि साउथ की कंपनी है उसे रेलवे का ठेका दिया, स्टैंड का ठेका दिया। खुले आसमान के नीचे इतनी कड़ी धूप में लगभग 700 से अधिक गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कभी अगर यहाँ पे आगजनी की घटना भी हो जाए तो किसी भी प्रकार की अग्निशमन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। हमारी बातचीत जब कंपनी के मैनेजर से हुई तो उनका भी मानना है कि कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की अग्निशमन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब चूंकि इतना धूप है, अग्निशमन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे स्टैंड में? कभी आग लग जाए उससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या उपाय? क्योंकि चूंकि सभी गाड़ियों में पेट्रोल रहता है, इसलिए उससे उस बारे में नहीं, उसकी तो भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कभी जैसे कोई घटना हो जाए, क्योंकि कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या उपाय किए? उसकी तो कोई अभी उपाय नहीं है। ये सब गाड़ियां जो खड़ी हैं, शेड वेड की कोई नियम कानून आप लोगों में जो है कि शेड? वो कंपनी बताएगी, वो कंपनी हैंडओवर लिए कंपनी बताएगी। मेरे को 1 अप्रैल से ही आया हूँ मैं, उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज है तो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज को उनको अनुपालन करना है।
और अगर अनुपालन नहीं कर रहे हैं, आप मामले को संज्ञान में ला रहे हैं, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पार्किंग को टेंडर आउट किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज रखा गया कि उनको फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था करनी है, और अब मौके पर वो नहीं मिलता है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है और कॉन्ट्रैक्टर को बोल के वो व्यवस्था कराई जाएगी। हम आपको बता दें, पूर्व में कई बार यहाँ पे आगजनी की घटना हुई है, लेकिन उसके बाद भी रेलवे प्रशासन जब रेलवे का ठेका इनको देता है तो ये नॉर्म्स पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कागजों में खेल करके ये इन्हें ठेका दे देते हैं। हम आपको बता दें 700 से अधिक की संख्या में गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे अग्निशमन की व्यवस्था नहीं। अगर किसी प्रकार की अगर घटना हो जाए, अभी वर्तमान में मई चल रहा है, उसके बाद जून, कड़ी धूप है और ऐसे खुले आसमान के नीचे ये गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं। सभी गाड़ियों में पेट्रोल है और कभी अगर कोई घटना हो जाए तो उससे निपटने के लिए यहाँ पे अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश में भाजपा को 272 सीटों के पड़े लाले। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा, यह चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस प्रत्याशी की समर्थकों के साथ जारी बैठक में निर्वाचन अमले की खलल। होटल में ग्राहक हुए नाराज, देर रात बना रहा माहौल। देवेंद्र यादव के समर्थन में प्रदेश प्रभारी ने किया रोड शो, कहा भाजपा जनता को बना रही बेवकूफ। वाहनों के चुनावी अधिग्रहण से ट्रेनों में बढ़ी भीड़, फिर भी यात्रियों को नहीं मिल रही राहत। और सीपत के सेलर में वृद्ध की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। चुनाव ड्यूटी के लिए बसों को अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वाहनों की संख्या कम हो जाने से बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी नजर आ रही है। इसके साथ ही ट्रेन में भी इसका दबाव अधिक होने से यात्रियों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के लिए अलग अलग जिलों में हजारों बसों और अन्य वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। इनमें यात्री गाड़ियों के साथ साथ स्कूल बसें भी शामिल हैं। मुसाफिरों को अब इसकी वजह से भरी गर्मी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि चुनाव के 3 दिन बाद अक्षय तृतीया है। ऐसे में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इस दिन सर्वाधिक विवाह समारोह आयोजित होंगे। शादी समारोह में शामिल होने जाने वालों की आवाजाही बढ़ गई है। बसों के चुनाव में लगने के बाद उसकी भीड़ ट्रेनों में नजर आने लगी है। वैसे भी रेलवे द्वारा कई लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है। जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें यात्रियों की संख्या भी इतनी अधिक है कि यात्रियों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिल रही है। आलम यह है कि किसी को गेट के पास तो किसी को बाथरूम के पास बैठकर यात्रा करना पड़ रहा है। चुनाव में बसें बुक हो जाने के चलते रेल में इसका दबाव बढ़ गया है। वैसे भी शादी का सीजन होने के कारण ट्रेनों में बर्थ नहीं मिल रही हैं। बर्थ की मारामारी के बीच अब बसों के अधिग्रहण का प्रभाव भी ट्रेनों में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद बसों के सड़क में आने के बाद ही ट्रेनों की ये भीड़ कुछ कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन में लगे बैग स्कैनर मशीन के खराब होने के बाद यात्री सामानों की जांच नहीं होने की खबर लोकसभा टीवी न्यूज में प्रसारित होने के बाद नींद से जागे रेलवे प्रशासन ने जून महीने के अंत में नई मशीन लगाने की जानकारी दी है। दरअसल मशीन आउटडेटेड होने के कारण बीते 1 साल से स्टेशन में यात्री बैग की स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। सुरक्षा में हो रही चूक को रेलवे ने गंभीरता से लेते हुए नई मशीन की खरीदारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये लास्ट मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि वो सप्लाई के स्टेज में है। सप्लाई का स्टेज मतलब हमने टेंडर सब कर दिया है, L1 फाइनल हो गया है। अब वो लाएगा, सप्लाई करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में वो आके इंस्टॉल हो जाएगा और उसका इस्तेमाल हम शुरू कर देंगे। गर्मी की छुट्टियां मनाने जाने वाले यात्रियों के बीच कंफर्म बर्थ को लेकर मारामारी मची हुई है। हालात यह है कि 90% एक्सप्रेस ट्रेनों में बर्थ भर चुका है और जून महीने के पहले सप्ताह तक वेटिंग चल रही है। सबसे अधिक सारनाथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत हावड़ा मुंबई रूट की ट्रेनों में कंफर्म बर्थ को लेकर
खूब मारामारी मची हुई है। जून महीने तक वेटिंग होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और मुंबई और दूसरे राज्यों में सपरिवार जाने की तैयारी कर चुके यात्री परेशान हैं। हालांकि यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 से 2 अतिरिक्त कोच लगवाए हैं, लेकिन त्योहारी सीजन के चलते वह भी कम पड़ गए हैं। तारबहार क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीने से 30 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनका उपचार शहर के अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। जांच रिपोर्ट में 17 लोगों को पीलिया होने की पुष्टि हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग के 7 नगर निगम में हड़कंप मच गया। प्रभावित क्षेत्र में शिविर लगाकर दवाइयां बांटने के साथ ही उन्हें आवश्यक सलाह भी दी जा रही है। खूंटाघाट डैम से पानी की सप्लाई होने के बाद से बीमार होने के मामले सामने आने लगे हैं। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में दूषित पानी पीने की वजह से बीमार होने की आशंका जताई है। 1 मई को सीपत थाना अंतर्गत सेलर गांव के गुड़ीखार में हुई एक वृद्ध की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। मामले में 37 वर्षीय आरोपी पुत्र दीपक साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू, गमछा के अलावा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक कुशल प्रसाद साहू का पुत्र दीपक साहू जमीन बंटवारे से नाराज था और इस मामले में हुए झगड़े के बाद दीपक की पुलिस द्वारा की गई पिटाई से आहत था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुत्र ने जानकारी दी कि मृतक अपनी बहू पर गंदी नजर रखता था, इसलिए उसे मारने का प्लान बना लिया था। मौका देखकर उसने खेत में छुपकर घटना को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की टीम हॉल्ट करके ये पतासाजी कर रही थी कि किनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, उनका बैकग्राउंड इत्यादि पता किया गया। बाकी टेक्निकल हेल्प ली गई। सीपत पुलिस और ACCU की टीम ने इसमें लगातार जो है प्रयास किया। उसमें एक चीज़ सामने आई थी कि उसका जो बेटा है दीपक साहू, जो कि उसकी 2 पत्नियां होने से दूसरी पत्नी का बेटा था, जिससे कि उसका पूर्व में विवाद हुआ था और घटना के बाद से तत्काल वह जो था अपने घर में उपस्थित नहीं था, फरार था। उसकी पूछताछ की गई, उसके पकड़ने के लिए मुखबिर तैनात किए गए। पुलिस को जैसे ही उसके एक स्थान पर होने की सूचना मिली, तत्काल उसने अपनी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तथा टेक्निकल तरीके से, उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से भी पूछताछ करने पर यह क्लियर हुआ कि उसी ने जो है ज़मीन विवाद को लेकर के लगातार उसके पिता से जो उसका विवाद चल रहा था खेत की बुआई को लेकर के, उस कारणों से अपने पिता के उसने धारदार हथियार से एक चाकू से, जो कि घर में उसके उपलब्ध था, उसी से उनकी हत्या कर दी। और इसके लिए वो काफ़ी समय से आक्रोशित था। पूर्व में ज़मीन विवाद को लेकर के दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें FIR भी हुई थी लगभग 8 साल पहले। और अभी वर्तमान में जिस ज़मीन को वो बो रहा था, कुछ समय पहले उसके पिता ने उसकी बुआई कर दी थी, जिसको लेकर के उसके मन में ज़्यादा आक्रोश था। बिल्हा क्षेत्र में कई ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां अब तक धान का उठाव नहीं हो सका है, जिससे खरीदी केंद्र में रखा धान खराब होने की स्थिति में है। बिल्हा के पासीत खरीदी केंद्र में धान की स्थिति को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संबंध में समिति प्रबंधन का कहना है कि DO कटने के बाद भी मिलर धान का उठाव नहीं कर रहे हैं, जिससे धान अब तक खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है। बिल्हा में बैठे अधिकारी यदि इस मामले को गंभीरता से लेते तो अब तक धान का उठाव हो चुका होता। अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई को मनाया जाएगा। खरीदारी और मांगलिक कार्य के लिए इस दिन को अति पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही वजह है कि बाजार में रौनक बढ़ गई है। व्यापारी और दुकानदार का मानना है कि इस बार बम्पर खरीदी होगी। सराफा, किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और बर्तन दुकानों में अभी से एडवांस ऑर्डर होने लगा है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबी अवधि के लिए फलदायी होती है। इस साल अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का पर्व एक ही दिन 10 मई को मनाया जाएगा। शहर के सनिचरी, गोल बाजार, तेलीपारा, पुराना बस स्टैंड, सराफा बाजार, टेलीफोन एक्सचेंज रोड सहित शॉपिंग मॉल में लोग खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शहर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की खबर दी है। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षेत्र मंडल में स्थित है, जिसके कारण अगले 2 दिन नमी की मात्रा में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। इस वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्के बादल रह सकते हैं। हालांकि प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में न्यायधानी बिलासपुर में अधिकतम लगभग 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस था, वहीं नमी घटकर 20-16% तक ही रह गई है। शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।